हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो के अंदर भी हम चैप्टर पढ़ेंगे सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। इससे पहले भी हम ऑलरेडी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स की 2 वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है फर्स्ट वीडियो का, इस पे क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो और फिर उसके बाद सेकंड भी जरूर देख लेना, उसका भी आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप देख सकते हो। ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोबारा से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, गैप्स क्लासेस के आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिर्फ इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हो, मात्र 29 रुपीज यानी कि 29 रुपए पे करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा सब डिटेल्स मेंशन है और जैसे ही आप 29 रुपीज पे करोगे हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। जिस नंबर से आप स्क्रीनशॉट भेजोगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, बस मेंशन कर देना क्लास 11th सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स नोट्स। हम आपको विद इन 4 आवर्स भेज देंगे। और कई बार ना स्टूडेंट्स ना 8 बजे के बाद पेमेंट करते हैं, तो मेरी उन सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है अगर आप 8 बजे के बाद करोगे तो डिफिकल्ट होता है, तो हम नेक्स्ट डे भेजेंगे। हो सकता है हम भेज भी दें उस दिन, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजने होते हैं नोट्स, तो कई बार डिले हो जाता है। मगर वो डिले तब होगा जब आप फीस 8 बजे के बाद पे करोगे रात को। तो दोस्तों, इसमें भी क्या पढ़ना है हमें? सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब आएंगे हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? ध्यान देना, डिजिटल मतलब जो इंटरनेट पे होगा, ऑनलाइन होगा या फिर कोई डिवाइस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होगा। प्रॉपर्टी मतलब कोई वो चीज जो आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट्स मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स की। इसका एक नया नाम और दिया गया है, इसको एक और नाम दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल एसेट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल एसेट्स। इसको कहा जाता है डिजिटल एसेट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या फिर आपने उसको बना रखा है और एग्जिस्ट कर रही है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब हो गया या तो ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। दोबारा ध्यान से समझना, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर डिजिटल एसेट्स का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या फिर वो इंफॉर्मेशन जो आपने बना रखी है और अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट बना रखा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी साइट पे आपने बना रखा है, तो वो आपका एसेट है, डिजिटल एसेट हुआ, ठीक है। या फिर मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है या फिर फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस ले लो, मैंने वीडियोस बना रखे हैं तो ये मेरा एसेट है। अब जरूरी नहीं कि मेरी वीडियोस जो है सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको कोई कोर्स चाहिए और मैं कहूंगा ठीक है मैं पेन ड्राइव में दूंगा आपको या फिर हार्ड डिस्क में दूंगा, तो वो किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। तो वो क्या है? वो मेरा एसेट है, ठीक है, राइट। सिंपल सी चीज है। तो अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। इट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में, और क्रिएटेड बाय यू या फिर आपने बनाया हुआ है, दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रही है किसमें? इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब इधर ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन होगी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का मतलब हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है डिजिटल एसेट्स के या डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के? एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल एसेट्स आर ईमेल, ईमेल अकाउंट हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, शॉपिंग अकाउंट्स, आपने शॉपिंग करनी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपने अकाउंट्स बना रखे हैं तो वो आपका एसेट्स है। डोमेन नेम, डोमेन नेम का मतलब हुआ जैसे वेबसाइट का नाम हुआ, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है facebook.com, तो वो कोई और यूज नहीं कर सकता, जो ऑनर है वही यूज कर सकता है। और उसके बाद एनी सॉफ्टवेयर और ऐप क्रिएटेड बाय यू, कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप जो आपने बना रखी है, दैट कम्स अंडर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर डिजिटल एसेट्स कहा जाएगा उसको। दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहां पे सब चीज मेंशन है कैसे आप नोट्स ले सकते हो।
प्लस साथ के साथ अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फोन नंबर्स वगैरह तो वैसे बीच में फ्लैश होते रहते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप उस फोन नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ऑनर। जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स होगा उसकी सारी जो राइट्स होंगे ऑनर के पास होंगे। अब वो कैसे ले सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सपोज करो मैं कोई भी एक प्रोडक्ट है जो मैंने बना रखा है, ठीक है, अब उसके राइट्स मेरे पास कैसे आएंगे, उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा लीगली पे करके। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक बुक है जो मैंने बना रखी है, ठीक है, पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल पीडीएफ है, मैंने बना रखी है। अब वो पीडीएफ के राइट्स मेरे को कैसे मिलेंगे, उसके लिए मेरे को लीगली पे करना पड़ेगा और लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो समझते हैं इसके बारे में। पर्सन हु हैज क्रिएटेड द इंफॉर्मेशन, जिसने बंदे ने इंफॉर्मेशन बनाई, कैन बिकम द लीगल ऑनर ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। वो लीगल ऑनर बन सकता है। कैसे बनेगा? बाय पेइंग लीगली और बाय ऑब्टेनिंग लाइसेंस। या तो वो लीगली पे करेगा या फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब साथ साथ ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि जो ऑनर है उसके पास सारे राइट्स हैं, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन यूज कर सकता है उस सारी इंफॉर्मेशन को। ओनली द ऑनर कैन यूज एंड डिसाइड हु ऑल कैन यूज डिजिटल प्रॉपर्टी। कहता है डिजिटल प्रॉपर्टी को कौन यूज करेगा, ये सिर्फ ओनर डिसाइड करेगा। इन व्हाट फॉर्म, किस फॉर्म में? जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, ये सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रेड्स के ऊपर। जो डिजिटल एसेट्स होते हैं उस पर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। डिजिटल की बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोरेज की बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना क्या क्या उसके अंदर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। अब जैसे काफी आप लोगों ने सुना होगा कि हैकिंग होती है। हैकिंग में क्या होता है, आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैक हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल। सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से सारे अकाउंट्स वगैरह हैक हो सकते हैं। सेकंड इज स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोर्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी ने चोरी करा और उसको यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वीडियोस है, मैं अभी तो चलो ठीक है आप ऑनलाइन देख रहे हो, अब कोई बंदे ने क्या करा, उसको डाउनलोड करा और उसके बाद अब पेन ड्राइव में डाल के किसी और को बेच दी कि हाँ भाई ये हमारी है, गैप्स क्लासेस हमारा है, इसको हम आपको बेच रहे हैं। तो दैट कम्स अंडर, वो किसके अंडर का पार्ट है? दैट इज थ्रेड्स रिलेटेड टू डिजिटल एसेट्स से रिलेटेड है। आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, हेडिंग पेपर में आएगा राइट एनी टू थ्रेड्स रिलेटेड टू डिजिटल प्रॉपर्टी एसेट्स, तो ये 2 पॉइंट्स लिख देना आप। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है इसको भी प्रोटेक्ट कैसे करा जाए। 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज लीगल क्लॉजेस। उसके अंदर क्या करो, जैसे आपने कोई कंटेंट बनाया तो उसमें लीगल क्लॉज ऐड कर दो कि ये मेरा कंटेंट है, कोई इसको यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो हमेशा लिखा आता है आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन। आपको उस पर टिक करना होता है। जब तक आप टिक नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो मतलब लीगल क्लॉज उसके अंदर ऐड कर दिया। सेकंड इज लिमिटिंग द शेयर ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर या ऐप बना रखी है तो आप कम से कम लोगों के साथ उसको शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 10 बंदे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 बंदों के साथ शेयर करोगे, कुछ ही लोगों के साथ शेयर करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। एंड थर्ड इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस। एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा, जैसे एंटीवायरस लगा लिया कि जिससे कि आपका वायरस नहीं आ सके, हैकिंग नहीं हो सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका यूज करो जिससे कि हैकिंग वगैरह नहीं हो सके, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कोर्स लिया, वो मैंने आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में दिया, तो उसमें मैंने पासवर्ड लगा दिया और कॉपी और साथ में लगा दिया कि वो कॉपी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने अपने सिस्टम पे कॉपी कर लिया फिर आपने किसी और को दे दिया। तो मतलब उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, दैट इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस। मतलब कि मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिससे कि वो कंटेंट कॉपी नहीं हो सके, ठीक है। ये हो गया किसके अंदर आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या होता है? ध्यान देना, आप लोगों ने काम कर रखा होगा लैपटॉप के ऊपर, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, किस पे काम करते हो, लैपटॉप पे, तो वहां पर यूज करते हो विंडोज। विंडोज क्या होता है हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है विंडोज क्या, तो आप क्या कहोगे, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिमिलरली अगर हम मैक की बात करते हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स है,
इससे जो विंडोज है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी जो बैकग्राउंड की कोडिंग है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप विंडोज में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइनेक्स है दैट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्हाट इज लाइनेक्स? इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो चीज ओपन सोर्स होती है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट? इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल है। और अगर सोर्स कोड अवेलेबल है तो उसका मतलब आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, और उसके बाद आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम आगे कैसे लिखेंगे? इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल एंड एनीवन कैन फ्रीली यूज इट। कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। ठीक है, राइट? ये लिख लो। अब ध्यान देना, जो ये लाइनेक्स है एक कंपोनेंट होता है, ये उसका पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं लैंप, LAMP। तो लाइनेक्स एक कंपोनेंट है, किसका? लैंप का कंपोनेंट है। तो ये क्या है? ये पार्ट है। एक वेब सर्वर होता है, उसका एक कंपोनेंट है, तो इट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट, और उसका नाम क्या है? लैंप, LAMP। ध्यान देना, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हम फुल फॉर्म समझते हैं। लैंप की फुल फॉर्म क्या है? L का मतलब होता है लाइनेक्स, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो अभी हमने इसके अंदर पढ़ा सिर्फ लाइनेक्स का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम अपाचे पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे और PHP पढ़ेंगे। लिख लो उसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अपाचे। अपाचे क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था लाइनेक्स। लाइनेक्स था हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है हमारा? दैट इज वेब सर्वर। तो व्हाट इज अपाचे? इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वेब सर्वर क्या होता है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट लाइन इज इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब ध्यान देना, जो ये सर्वर है हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब अगर हम कंप्यूटर की बात करें और प्लेटफॉर्म वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट कैन बी यूज ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है लैंप का। तो हम इसको वही लाइन लिख देंगे जो हमने लाइनेक्स के अंदर लिखी थी। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैंप। ठीक है। अब लैंप की फुल फॉर्म दोबारा देख लेते हैं। एक बार पहले बताई, एक बार दोबारा बताता हूं। L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो हम Linux पढ़ चुके हैं और साथ साथ में Apache पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिख लो उसको। अब जैसा मैंने आपको बताया था वेब सर्वर आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वेब सर्वर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं, तो इंटरनेट पे आप कुछ भी देखते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये सारी क्या है? वेबसाइट्स हैं। ये कहां पर पड़ी हुई है? ये सारी पड़ी होती है वेब सर्वर के ऊपर। तो वेब सर्वर एक प्लेस है जहां पे वेबसाइट्स को रखा जाता है। तो अपाचे भी एक उसका ही कंपोनेंट है। किसका? लैंप का कंपोनेंट है, और मतलब इसको हम अपाचे को एज अ वेब सर्वर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको अपाचे को। अब नेक्स्ट लैंप के बाद, लैंप में हमने लाइनेक्स पढ़ लिया, ए से अपाचे पढ़ लिया, एम से MySQL पर आएंगे। अब आते हैं MySQL के ऊपर। MySQL क्या होता है? इससे पहले हमने लाइनेक्स पढ़ा था। लाइनेक्स क्या था? हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। अपाचे पढ़ा था। अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स वेब सर्वर था। अब नेक्स्ट है हमारा MySQL। ये भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है? दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट इज MySQL? इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है इट इज एन ओपन सोर्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो भी करेक्ट है, आप कुछ भी लिख दो गलत नहीं है। मतलब कुछ भी इन द सेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख दोगे वो भी ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखोगे वो भी ठीक है। तो ये क्या हमारा? इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान देना, MySQL को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ध्यान देना, MySQL की वीडियोस मैंने बना रखी है। अगर आपको MySQL को पूरी डिटेल में पढ़ना है तो ये आई बटन आ रहा है, आई बटन पे आप क्लिक करो तो आप डायरेक्टली MySQL की वीडियोस पे चले जाओगे। उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। MySQL क्या होता है, कुछ कमांड्स होते हैं, सब एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हम इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो ये हमारा DBMS है, इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं? क्या हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं? नहीं, हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं।
तो इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, अलग अलग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इट कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लाइक कौन कौन सा आ गया इसके अंदर, विंडोज आ गया और लाइनेक्स आ गया। अब ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है लैम्प का। लैम्प क्या होता है हमारा, लैम्प होता है हमारा वेब सर्वर कंपोनेंट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। ठीक है, लिख लो इसको। अब आते हैं लास्ट टर्म के ऊपर, लैम्प की लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी थी, P। P is PHP। अब PHP की सबसे पहले तो फुल फॉर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट सोचता है PHP है तो P से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। PHP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब ध्यान देना, इससे पहले जो जितने भी हमने लैम्प के कंपोनेंट्स पढ़े थे सारे ओपन सोर्स थे, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, हमारा ओपन सोर्स होना चाहिए। तो PHP क्या है, इट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या हमारा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन। किसके लिए यूज होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। दो टाइप की एप्लीकेशन होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। तो ये जो यूज किया था दैट इज सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे जब पढ़ेंगे, जब हम क्लाइंट एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस देखेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। वेबसाइट जो होती है, दो टाइप की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक वो होती है जो फिक्स होती है, जिसमें चेंजेस नहीं होते। डायनामिक वो होती है जो चेंजेस होते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे आप फेसबुक पे काम करते हो या यूट्यूब पे काम करते हो, तो जब आप उसको आपने अभी ओपन करा, थोड़ी देर बाद ओपन करोगे तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा तो नहीं दिखेगा, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे न्यूज फीड्स आती है, स्टोरीज आती है, चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो PHP क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। डायनामिक बनाने के लिए यूज की जाती है। और ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है लैम्प का। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म L is Linux, A is Apache, M is MySQL, P is PHP। ध्यान देना, चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है ओपन सोर्स है। तो पहले हमने लाइनेक्स पढ़ा था, लाइनेक्स होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने अपाचे पढ़ा था, ओपन सोर्स वेब सर्वर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था M से MySQL, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर RDBMS या फिर RDBMS। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा PHP। ये क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। लैम्प के कंपोनेंट चारों कवर हो चुके हैं, लिख लो इसको। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज मोजिला। मोजिला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म है हमारी मोजिला। मोजिला क्या होता है, मुझे पक्का पता है कि काफी बच्चों ने मोजिला सुना होगा। जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है या फिर क्रोम होता है, वैसे आपने मोजिला भी देखा होगा। मोजिला बेसिकली क्या होता है, आपको इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स सोचते हैं इसका वो क्या है, ब्राउजर है। ऐसा नहीं है। तो पहले हम समझते हैं मोजिला की डेफिनेशन, फिर उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मोजिला जो है दैट इज फ्री है। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। कॉमा इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट। ये क्या है हमारा, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट है। फ्री का मतलब समझ में आता है, कोई पैसे नहीं दे रहे, डाउनलोड करो, यूज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारी, कौन सी टर्म है, नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब भी समझ में आता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट का मतलब होता है जिसके अंदर और कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोजिला सिर्फ ब्राउजर नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम समझेंगे उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इट इंक्लूड्स 4 पार्ट्स, 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज वेब ब्राउजर। मोजिला का एक वेब ब्राउजर है। सेकंड इज ईमेल क्लाइंट, उसके अंदर आप ईमेल्स वगैरह भी कर सकते हो। थर्ड इज HTML एडिटर। HTML एडिटर भी उसके अंदर अवेलेबल है, मतलब कोई भी चेंजेस करने हैं HTML से तो आप कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज IRC क्लाइंट। IRC इज इंटरनेट रिले चैट, मतलब चैटिंग करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही पढ़ना है, मोजिला क्या है और ये चारों कंपोनेंट्स लिखने हैं। ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख लो इसको।
नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एस्काई कोड क्या होता है। ध्यान देना, सबसे पहले तो कंप्यूटर किसने बनाया? अमेरिकन्स ने बनाया। अमेरिकन्स ने जो कंप्यूटर बनाया तो उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स थे और उसके साथ साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो होती है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म समझता है। अगर आप कुछ भी एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा गैप्स क्लासेस, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उनको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हो गए या कैरेक्टर्स हो गए, कुछ भी हो गया, जो भी कीबोर्ड पे कुछ भी अवेलेबल है, उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उन न्यूमेरिक वैल्यू को बाद में कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स के अंदर। अब जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन्स ने बनाया, उनको तो सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर मैथमेटिकल चीजें आती हैं, तो उन लोगों ने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ कोडिंग बनाई, कोड्स बनाए, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? अल्फाबेट्स के, नंबर्स के, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स बनाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कंप्यूटर फैलता गया, दूसरी कंट्री में गया, जैसे इंडिया में आया और उसके साथ साथ में यूरोपियन कंट्री में चला गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में चला गया। लेकिन जो फ्रेंच लोग होते हैं, फ्रांस के लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कहती है भाई हम इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, हम अपनी ही लैंग्वेज यूज करेंगे, अपने कंप्यूटर से उठा के ले जाओ। तो अमेरिकन्स को समझ में आया अगर ये कंप्यूटर्स यहाँ पे नहीं चले, यूरोपियंस ने मना कर दिया, तो हर कंट्री यही करेगी। तो उन्होंने क्या करा? जितने भी नंबर्स बनाए थे, एस्काई कोड्स बनाए थे कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फाबेट्स, डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के, तो उनको समझ में आ गया कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी हमें कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, नंबर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके अंदर कंसेप्ट निकल कर आया यूनिकोड का। यूनिकोड कहता है कि आप कुछ भी यूज करो, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो भी टाइप आप करोगे कीबोर्ड पे, उस सबके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो समझते हैं यूनिकोड का क्या मतलब है। यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर देगा फॉर एवरी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर होगा। तो व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए, नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो 2 नंबर को ऐड करने का हो, माइनस करने का हो, कुछ भी हो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक कोड होगा ही होगा। एनालिसिस, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से यूनिकोड होगा। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। अब एग्जाम में या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड क्या होता है, और या फिर एग्जांपल आएगा कि यूनिकोड के अंदर कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आप कुछ भी लिख दोगे करेक्ट हो जाएगा। तो मैं 3-4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3-4 लिख रहा हूं। इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन यूनिकोड आर देवनागरी, बंगाली, तेलुगु, हिंदी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी, आप मलयालम भी लिख सकते हो, कन्नड़ भी लिख सकते हो, सब करेक्ट है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको यूनिकोड को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यूनिकोड आएगा ही आएगा। या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, या फिर आएगा नेम एनी 2 या 4 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज इंक्लूडेड इन यूनिकोड। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा जो सिखाया सही से समझ आया होगा। अब सोसाइटी लॉ एथिक्स आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया है। नोट्स जरूर परचेज कर लेना, कुछ टॉपिक है जो आपको नोट्स में से रेफर करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, टर्म 2 खत्म होती, आप 12th क्लास में जाओगे तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। अगर आपका टारगेट 80% से ऊपर है, अगर 70 to 80% चाहिए, तो गैप्स क्लासेस की फ्री वीडियोस यूट्यूब पे मिलेगी, उसको फॉलो करो, आ जाएंगे। मगर आप अगर 80% से ऊपर का टारगेट बना रहे हो तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर 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 एनरोल कर लेना। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो 11th क्लास का कोर्स खत्म हो गया, तो हम कब मिलेंगे? 12th क्लास में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, और आपके अच्छे मार्क्स आए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।